तस्वीर एक सिरिंज की बनती है। हाँ, वो बड़ी सी सुई। हाँ, लेकिन सोर्स मटेरियल में सबसे पहले स्किन पंक्चर का जिक्र है। यानी त्वचा पर एक हल्का सा प्रिक करके खून निकालना। बिल्कुल। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से तब किया जाता है जब टेस्ट के लिए खून की बहुत कम मात्रा की जरूरत होती है। सोर्स नोट्स पढ़ते हुए मैं एक चीज पर बहुत सोच रही थी। इसमें साफ लिखा है कि बच्चों और बड़ों में इस पंक्चर की जगह एकदम अलग होती है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। बड़ों में तो हम अक्सर उंगली से खून निकालते हुए देखते हैं, लेकिन लेकिन छोटे बच्चों में, खासकर जो 1 साल से कम उम्र के हैं, खून हमेशा उनकी एड़ी यानी हील के साइड से लिया जाता है। इसके पीछे क्या मेडिकल लॉजिक है? देखिए, इसके पीछे का कारण सीधा सा है लेकिन बहुत क्रिटिकल है। बच्चों की हड्डियां त्वचा के बहुत करीब होती हैं। अच्छा। अगर किसी छोटे बच्चे की उंगली या एड़ी के बिल्कुल बीच वाले हिस्से में सुई या लैंसेट से प्रिक किया जाए, तो वो लैंसेट सीधा हड्डी तक पहुंच सकता है। ओह, तो उसे हड्डी को चोट लग सकती है। बिल्कुल। और एक इन्फेक्शन हो सकता है जिसे मेडिकल भाषा में ऑस्टियोमाइटिस कहते हैं। ये तो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। बहुत ज्यादा। इसलिए हमेशा एडी के किनारे वाले हिस्से यानी लैटरल या मीडियल साइड को चुना जाता है, क्योंकि वहां मांस ज्यादा होता है और हड्डी सुरक्षित रहती है। ये जानकारी टीचर्स के लिए बहुत काम की है। वो अपने स्टूडेंट्स को ये समझा सकते हैं कि एनाटॉमी की समझ कैसे सीधे तौर पर मरीज की सुरक्षा से जुड़ी है। एकदम सही। वयस्कों की बात करें तो नोट्स बताते हैं कि तीसरी या चौथी उंगली का इस्तेमाल होता है, लेकिन एक नियम है जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। वो कौन सा? जब स्किन को 70% अल्कोहल से साफ करके प्रिक किया जाता है, तो खून की पहली बूंद को हमेशा पोंछ देना चाहिए। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन प्रोटोकॉल है। मैं सोच रही थी कि खून तो खून है, पहली बूंद को टेस्ट के लिए कलेक्ट क्यों नहीं किया जाता? ये एक ऐसी गलती है जो अक्सर नए लोग करते हैं। असल में जब हम स्किन को पंक्चर करते हैं, तो सिर्फ खून ही बाहर नहीं आता है। तो और क्या आता है? स्किन के टिश्यूज के अंदर जो फ्लूइड होता है, जिसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, वो भी उस पहली बूंद के साथ मिक्स होके बाहर आ जाता है। अच्छा, तो मतलब वो पहली बूंद पूरी तरह से शुद्ध खून नहीं है, उसमें टिश्यू फ्लूइड भी मिला हुआ है। एकदम सही पकड़ा। और अगर उसी पहली बूंद को टेस्ट के लिए मशीन में डाल दिया जाए, तो वो टिश्यू फ्लूइड खून के सैंपल को डाइल्यूट कर देगा। यानी खून पतला हो जाएगा। हाँ, ऐसे में अगर रेड ब्लड सेल्स का काउंट किया जा रहा है, तो वो असल से काफी कम आएगा। या अगर ग्लूकोज की जांच हो रही है, तो रीडिंग गलत हो जाएगी। इसीलिए पहली बूंद को एक साफ सूखे कॉटन से पोंछना अनिवार्य है। बिल्कुल, ताकि जो दूसरी बूंद निकले, वो पूरी तरह से शुद्ध ब्लड हो। क्या बात है! ये एक बेहतरीन पॉइंट है जिसे टीचर्स क्लास में बहुत प्रभावी ढंग से बता सकते हैं। इसी से जुड़ा एक और डाउट है मेरा। पूछिए। कई बार प्रिक करने के बाद खून आसानी से बाहर नहीं आता, तो अक्सर लोग उंगली को जोर जोर से दबाने लगते हैं। जिसे स्क्वीज करना कहते हैं। हाँ, नोट्स में इसे भी गलत प्रैक्टिस बताया गया है। क्या इसका भी डाइल्यूशन से ही कोई कनेक्शन है? जी हाँ, कनेक्शन वहीं जुड़ता है। जब उंगली को जोर से दबाया जाता है, तो असल में और ज्यादा टिश्यू फ्लूइड जबरदस्ती बाहर निकलकर ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो इससे भी सैंपल खराब हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। अगर खून का बहाव सही नहीं है, तो जोर से दबाने के बजाय पंक्चर करने वाली जगह को पहले हल्का सा गर्म कर लेना चाहिए। गर्माहट से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और खून आसानी से निकल आता है। स्किन पंक्चर तो तब काम आता है जब कुछ बूंदों की जरूरत हो, लेकिन आज के समय में डॉक्टर अक्सर एक साथ कई सारे टेस्ट लिख देते हैं। हाँ, जैसे लिवर पैनल, किडनी फंक्शन, लिपिड प्रोफाइल। ऐसे में चंद बूंदों से तो काम नहीं चलेगा। जब ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है, तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? जब ज्यादा ब्लड चाहिए होता है, तब नसों से खून निकाला जाता है, जिसे वेनिपंक्चर कहते हैं। वेनिपंक्चर। हाँ, इसके लिए आमतौर पर हमारी कोहनी के पास वाले हिस्से का इस्तेमाल होता है, जिसे एंटीक्यूबिटल फोसा कहा जाता है। वहां की नसें थोड़ी उभरी हुई और साफ होती हैं। और इस प्रक्रिया में वो रबड़ का बैंड इस्तेमाल होता है ना? हाँ, उसे टूनिकेट कहते हैं। टूनिकेट को नस को और ज्यादा उभारने के लिए हाथ पर बांधा जाता है। यहीं पर मुझे सोर्स मटेरियल का एक नियम बहुत सख्त लगा। टाइमिंग वाला। बिल्कुल। उसमें लिखा है कि टूनिकेट को पंक्चर साइट से 3-4 इंच ऊपर बांधना चाहिए और उसे किसी भी हालत में 1 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं बांधे रखना चाहिए। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल है। 1 मिनट का ये स्ट्रिक्ट टाइमर क्यों? अगर मान लीजिए कोई नया टेक्नीशियन नस ढूंढने में 2-3 मिनट लगा दे, तो शरीर के अंदर उस बंधी हुई नस में आखिर ऐसा क्या हो जाता है? अगर टूनिकेट को 1 मिनट से ज्यादा बांध कर रखा जाए, तो एक बहुत ही जटिल स्थिति पैदा हो जाती है, जिसे मेडिकल टर्म में हीमो कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। हीमो कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, इसे समझने के लिए हमें ब्लड के स्ट्रक्चर को देखना होगा। ब्लड में दो मुख्य चीजें होती हैं।
एक पानी वाला हिस्सा जिसे प्लाज्मा कहते हैं और दूसरे बड़े मॉलिक्यूल्स और ब्लड सेल्स। ठीक है। जब नस को लंबे समय तक कसकर बांध दिया जाता है तो दबाव की वजह से खून का पानी वाला हिस्सा नसों की दीवारों से छनकर बाहर के टिश्यूज में जाने लगता है। और जो भारी सेल्स हैं? जो भारी ब्लड सेल्स और प्रोटीन होते हैं वो नस के अंदर ही फंसे रह जाते हैं। टीचर्स जो सुन रहे हैं उनके लिए यहाँ मैं एक छोटा सा उदाहरण जोड़ना चाहूंगी जो वो अपनी क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे एक खचाखच भरी बस की तरह सोचिए। ये दिलचस्प है। अगर बस के दरवाजे बहुत देर तक बंद रहें तो अंदर की हवा यानी प्लाज्मा वो तो खिड़कियों से बाहर निकल जाएगी, लेकिन जो यात्री हैं यानी ब्लड सेल्स और प्रोटीन वो अंदर ही फंसे रहेंगे और एक दूसरे से और ज्यादा चिपक जाएंगे। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और इसी स्थिति की वजह से उस जगह पर खून बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। अच्छा। अगर कोई टेक्नीशियन इसी गाढ़े खून को सिरिंज में खींच लेता है और लैब में भेजता है तो टेस्ट रिपोर्ट में मरीज का प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और रेड ब्लड सेल्स की मात्रा असल से कहीं ज्यादा दिखाई देगी। डॉक्टर को लगेगा कि मरीज की हालत खराब है। जबकि असल में वो सिर्फ टेक्नीशियन की टाइमिंग की गलती थी। ये सच में चौंकाने वाला है कि सिर्फ 60 सेकंड का अंतर एक स्वस्थ इंसान को कागजों पर बीमार साबित कर सकता है। बिल्कुल। वेनर से ही जुड़ा एक और पॉइंट है, सुइयों का यानी नीडल्स का साइज। मेडिकल नोट्स में गेज सिस्टम का जिक्र है जो मुझे थोड़ा उल्टा लगा। गेट सिस्टम वाकई में उल्टा ही काम करता है। टीचर्स अक्सर स्टूडेंट्स को ये समझाते हुए संघर्ष करते हैं, तो क्या आप इस गेज सिस्टम को थोड़ा आसान भाषा में डिकोड कर सकते हैं? इसका सीधा सा नियम यह है कि सुई का गेज नंबर जितना छोटा होगा, सुई की मोटाई और उसका छेद, जिसे बोर कहते हैं, उतना ही बड़ा होगा। मतलब 18 गेज की सुई बहुत मोटी होगी। हाँ, और 23 गेज की सुई बहुत पतली होगी। तो अगर क्लासरूम में इसे पढ़ाना हो तो टीचर स्टूडेंट्स को रिवर्स लॉजिक याद रखने को कह सकते हैं। हाँ, छोटा नंबर मतलब बड़ी सुई, बड़ा नंबर मतलब छोटी सुई। बिल्कुल सही। नोट्स के मुताबिक बड़ों का स्टैंडर्ड और संतुलित साइज है। ये न तो इतना बड़ा है कि मरीज को बहुत ज्यादा दर्द हो या नस फट जाए, और न ही इतना छोटा कि खून खींचते समय दबाव के कारण रेड ब्लड सेल्स टूट जाए। एकदम सही। हालांकि जब छोटे बच्चों या बुजुर्गों का सैंपल लेना होता है जिनकी नसें बहुत पतली और कमजोर होती हैं, तब 23 गेज की सुई या बटरफ्लाई नीडल का इस्तेमाल करना पड़ता है। मान लीजिए हमने सही नीडल का इस्तेमाल करके और टूनिकेट का टाइम ध्यान में रखकर ब्लड कलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब वो खून सिरिंज में है। हाँ, यहाँ से हमारा सोर्स मटेरियल एक बहुत ही कलरफुल लेकिन जटिल दुनिया में प्रवेश करता है, ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स की दुनिया। हाँ, ये हिस्सा बहुत ही अहम है। अस्पताल में हम अक्सर देखते हैं कि टेक्नीशियन खून को लाल, नीले, हरे और बैंगनी रंग के ढक्कन वाली छोटी छोटी ट्यूब्स में डालते हैं। ये रंग सिर्फ दिखने में अच्छे लगने के लिए नहीं होते हैं ना? बिल्कुल नहीं। ये रंग एक यूनिवर्सल कलर कोड का हिस्सा है। हर रंग का मतलब है कि उस ट्यूब के अंदर एक खास तरह का केमिकल या एडिटिव मौजूद है। जो उस ब्लड सैंपल को एक खास तरह के टेस्ट के लिए सुरक्षित रखता है। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि खून की फितरत है कि वो शरीर से बाहर आते ही जमने लगता है, यानी उसमें क्लॉट बनने लगता है। और अगर खून जम गया तो कई सारे टेस्ट्स तो मशीन कर ही नहीं पाएगी। यही बात है। इसीलिए कुछ ट्यूब्स में एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं। उदाहरण के लिए लैवेंडर या पर्पल रंग की ट्यूब को लें। ठीक है। इसमें ईडीटीए नाम का केमिकल होता है। इसका काम है खून में मौजूद कैल्शियम को बांध लेना। कैल्शियम खून को जमाने में मदद करता है? हाँ, तो जब कैल्शियम ही नहीं बचेगा तो खून जमेगा नहीं और लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ऐसे सैंपल का इस्तेमाल ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए होता है। इसके अलावा नोट्स में ग्रे रंग की ट्यूब का भी जिक्र है जिसमें सोडियम फ्लोराइड नाम का केमिकल होता है। इसका काम पढ़कर मुझे बहुत हैरानी हुई। अच्छा। इसमें लिखा है कि ये एंटी ग्लाइकोलिटिक एजेंट है जो ब्लड सेल्स को ग्लूकोज खाने से रोकता है। क्या हमारे ब्लड सेल्स शरीर से बाहर निकलने के बाद भी जिंदा रहते हैं और ग्लूकोज खाते? ये एक बहुत ही शानदार बायोलॉजिकल फैक्ट है। जी हाँ, शरीर से बाहर आने के बाद भी ब्लड सेल्स कुछ समय तक मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं और वो खून में मौजूद ग्लूकोज का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो अगर ग्रे ट्यूब में ये केमिकल ना हो तो क्या होगा? अगर ये केमिकल ना हो तो सैंपल के लैब तक पहुंचने और टेस्ट होने के बीच ही खून का ग्लूकोज लेवल काफी गिर जाएगा। मरीज को शायद डायबिटीज हो लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी। ये जानकारी तो दिमाग हिला देने वाली है। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये सब इतना टेक्निकल क्यों है। बिल्कुल। लेकिन इन ट्यूब से जुड़ा एक और नियम है जिसे ऑर्डर ऑफ ड्रॉ कहा गया है। ये मुझे थोड़ा ओवर कॉम्प्लिकेटेड लगा। ऑर्डर ऑफ ड्रॉप बहुत जरूरी है। नोट्स कहते हैं कि अगर एक ही सिरिंज से इन अलग-अलग ट्यूब्स में ब्लड डालना है तो उसका एक फिक्स क्रम होना चाहिए। क्या ये सच में इतना मायने रखता है?
क्या सुई के सिरे पर लगा हुआ केमिकल का एक माइक्रोस्कोपिक कतरा भी किसी टेस्ट को बर्बाद कर सकता है? ये सवाल अक्सर मेडिकल स्टूडेंट्स भी पूछते हैं और इसका जवाब है हाँ, वो एक माइक्रोस्कोपिक कतरा भी पूरी रिपोर्ट को तबाह कर सकता है। इस समस्या को क्रॉस कंटेमिनेशन कहते हैं। ये कैसे होता है? चलिए, इसे आपके ही एक पुराने पॉइंट से जोड़ते हैं। हमने अभी बात की कि लैवेंडर ट्यूब में ईडीटीए होता है जो खून के कैल्शियम को खत्म कर देता है। जी। अब सोचिए कि टेक्नीशियन ने पहले लैवेंडर ट्यूब में ब्लड डाला, सुई के टिप पे थोड़ा सा ईडीटीए लग गया। उसके तुरंत बाद उसने लाल रंग की सीरम ट्यूब में ब्लड डाला, जिसे लैब में कैल्शियम लेवल चेक करने के लिए भेजा जाना है। ओ, अब मैं कनेक्शन समझ पा रही हूँ। अगर वो सुई पर लगा थोड़ा सा भी ईडीटीए लाल ट्यूब में चला गया तो वो लाल ट्यूब वाले ब्लड का कैल्शियम भी बांध लेगा। और नतीजा क्या होगा? जब लैब की मशीन उस लाल ट्यूब का टेस्ट करेगी तो मरीज का कैल्शियम लेवल खतरनाक रूप से कम दिखाई देगा। डॉक्टर घबरा जाएगा। हाँ, और मरीज को बेवजह भारी डोज के कैल्शियम इंजेक्शन दे दिए जाएंगे। इसीलिए क्लिनिकल गाइडलाइंस ने एक ऑर्डर ऑफ ड्रॉप फिक्स किया है। टीचर्स इस ऑर्डर को एक लॉजिकल सीक्वेंस के रूप में स्टूडेंट्स को याद करवा सकते हैं। सबसे पहले हमेशा ब्लड कल्चर की बोतलें भरी जाती हैं ताकि किसी भी तरह के बाहरी बैक्टीरिया का कंटामिनेशन ना हो। एकदम सही। उसके बाद लाइट ब्लू ट्यूब, फिर रेड या गोल्ड ट्यूब जो सिरम के लिए होती है, उसके बाद ग्रीन ट्यूब, फिर लैवेंडर यानी ईडीटीए वाली ट्यूब और सबसे आखिर में ग्रे ट्यूब का नंबर आता है। ये सीक्वेंस याद रखना हर लैबोरेटरी प्रोफेशनल के लिए बाइबल की तरह है। ये तो बात हुई प्रोसीजर और टूल्स की, लेकिन जब हम इंसानों के साथ काम कर रहे होते हैं तो कई ऐसी चीजें होती हैं जो सीधे तौर पर कंट्रोल में नहीं होती और वो भी टेस्ट रिजल्ट्स पर असर डालती हैं। हाँ, सोर्स मटेरियल में उन गलतियों और मरीज से जुड़े फैक्टर्स पर भी काफी फोकस किया गया है। इसमें एक बहुत बड़ा शब्द बार बार आ रहा है, हिमोलिसिस। ये क्या है और टेक्नीशियन से ये गलती कैसे होती है? हिमोलिसिस का मतलब है खून के अंदर मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स का टूट जाना या फट जाना। ये फटते कैसे हैं? जब ये सेल्स फटते हैं तो उनके अंदर का हीमोग्लोबिन बाहर प्लाज्मा में रिस जाता है। ये अक्सर तब होता है जब टेक्नीशियन बहुत जल्दबाजी में होता है। अगर सुई का छेद बहुत छोटा है और खून को सिरिंज में बहुत झटके से खींचा जाए तो उस वैक्यूम के दबाव से सेल्स फट जाते हैं। मैंने एक और चीज पढ़ी थी कि ट्यूब में खून डालने के बाद कई बार लोग उसे जोर जोर से हिलाने लगते हैं। इसे पढ़कर मुझे सोडे की बोतल याद आ गई। हाँ, वो भी एक बड़ा कारण है। टीचर्स इसे इस तरह समझा सकते हैं कि ब्लड की ट्यूब कोई सोडे की बोतल नहीं है जिसे शेक किया जाए। अगर आप उसे शेक करेंगे तो सेल्स डैमेज हो जाएंगे। तो फिर ट्यूब के अंदर मौजूद केमिकल को खून के साथ मिक्स करने का सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि ट्यूब को बहुत ही धीरे से और आराम से ऊपर नीचे किया जाए। इसे मेडिकल भाषा में इन्वर्ट करना कहते हैं। शेक करने और इन्वर्ट करने में बहुत बड़ा फर्क है। इसके अलावा एक और भारी गलती जो अक्सर अस्पतालों में देखी जाती है वो है आईवी लाइन वाले हाथ से ब्लड निकाल लेना। हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है। नोट्स में इसे एक बड़ा रेड फ्लैग बताया गया है। जिस हाथ में मरीज को ड्रिप लगी हो या ग्लूकोज चढ़ रहा हो वहां से ब्लड का सैंपल क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि अगर आप उसी हाथ से या आईवी लाइन के ठीक ऊपर वाली नस से खून निकालते हैं तो आपके सिरिंज में खून से ज्यादा वो आईवी फ्लूइड आ जाएगा जो मरीज की नसों में जा रहा है। मतलब फिर से वही डाइल्यूशन वाली समस्या। एकदम, सैंपल पूरी तरह से पतला हो जाएगा। न सिर्फ पतला होगा बल्कि जो फ्लूइड चढ़ रहा है, मान लीजिए ग्लूकोज चढ़ रहा है, तो टेस्ट में ग्लूकोज का लेवल आसमान छूता हुआ दिखेगा। ऐसी स्थिति में हमेशा दूसरे हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें सीधे मरीज से भी जुड़ी होती हैं जिन्हें नोट्स में प्री एनालिटिकल वेरिएशंस कहा गया है। हाँ, जैसे मरीज का पोस्चर या तनाव। मैं एक उदाहरण पढ़ रही थी कि अगर कोई छोटा बच्चा ब्लड देते समय बहुत ज्यादा डर कर रो रहा है तो उस स्ट्रेस की वजह से उसका वाइट ब्लड सेल यानी WBC काउंट तुरंत बढ़ सकता है। बिल्कुल। अगर ये बात लैब टेक्नीशियन को नहीं पता तो वो बढ़े हुए WBC को शरीर में किसी बड़े इन्फेक्शन का संकेत मान लेंगे। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और रोजमर्रा की चुनौती है। स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल का लेवल रोने या डरने से अचानक स्पाइक करता है। इसी तरह अगर कोई लेटा हुआ मरीज अचानक खड़ा होकर ब्लड दे तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है। मरीज की डाइट, स्मोकिंग की आदत, ये सब टेस्ट के नतीजों पर सीधा असर डालते हैं। हाँ, स्मोकिंग करने वाले लोगों में अक्सर कॉर्टिसोल और WBC बढ़ा हुआ मिलता है। एक अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल को इन सभी फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। चर्चा के आखिरी पड़ाव में हम बात करेंगे सबसे गंभीर मुद्दे की, सेफ्टी और लीगल इश्यूज। ये सिर्फ साइंस का खेल नहीं है बल्कि एक इंसान की जिंदगी और हेल्थ केयर वर्कर की खुद की सुरक्षा की बात है।
सबसे जरूरी बात। सोर्स मटेरियल साफ कहता है कि किसी भी मरीज को हाथ लगाने से पहले जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है वो है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, यानी मरीज की सही पहचान। अगर इस कदम में चूक हो गए तो बाकी की सारे साइंस बेकार है। बिल्कुल। अगर आपने सही तकनीक से सही ट्यूब में खून लिया लेकिन उस पर लेबल किसी दूसरे मरीज का लग गया तो सोचिए क्या होगा। किसी एक की कैंसर की रिपोर्ट दूसरे नॉर्मल इंसान को मिल सकती है। ये एक जानलेवा गलती है। मरीज से उसका पूरा नाम पूछना और उसका आईडी बैंड चेक करना इस पूरी प्रक्रिया का सबसे पवित्र नियम है। और इसके साथ आती है उस इंसान की खुद की सेफ्टी जो खून निकाल रहा है। नोट्स में एक प्रैक्टिस को सख्ती से मना किया गया है। इस्तेमाल के बाद सुई को वापस उसकी कैप में डालने की कोशिश करना। जिसे रिकट करना कहते हैं। कई लोगों को लगता है कि सुई को खुला छोड़ने से अच्छा है उसे ढक्कन लगा दें, लेकिन ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह नीडल स्टिक इंजरी का सबसे बड़ा कारण है। जब आप एक हाथ से सिरिंज और दूसरे हाथ से छोटी सी कैप पकड़कर उसे बंद करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर सुई फिसलकर सीधा आपके हाथ में चुभ जाती है। और चूंकि वो सुई मरीज के खून से सनी हुई है तो इन्फेक्शन का डर रहता है। बिल्कुल। हेल्थ केयर वर्कर को हेपेटाइटिस बी या एचआईवी जैसे गंभीर इन्फेक्शन होने का सीधा खतरा बन जाता है। ये तो बहुत डरावना है। तो फिर इसका सही और सुरक्षित तरीका क्या है? सेफ्टी गाइडलाइंस बहुत स्पष्ट हैं। सुई को बिना रिकैप किए तुरंत एक ऐसे डिब्बे में डालना चाहिए जो आसानी से पंक्चर ना हो सके। जिसे शार्प्स कंटेनर कहते हैं। हाँ, इसके अलावा आज के समय में बहुत सी सेफ्टी नीडल्स आ गई हैं जिनमें एक बटन दबाने से सुई अपने आप अंदर कवर हो जाती है। ये छोटी छोटी सावधानियां हेल्थ केयर वर्कर्स की जान बचाती हैं। तो अगर इस पूरी डीप डाइव से हमें कुछ मुख्य टेकअवे निकालने हो तो ये बिल्कुल साफ है कि ब्लड कलेक्शन सिर्फ सुई चुभाकर खून बाहर खींचने का एक मैकेनिकल काम नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही सटीक साइंस है। टूनिकेट को 1 मिनट से ज्यादा ना बांधने के नियम से लेकर अलग अलग रंगों वाली ट्यूब्स के क्रॉस कंटैमिनेशन और नीडल सेफ्टी तक हर एक छोटा सा कदम ये तय करता है कि मशीन में जो रिजल्ट आएगा वो सही होगा या नहीं। और यही वजह है कि ये जानकारी ऑनलाइन टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए इतनी ज्यादा अहमियत रखती है। जब टीचर्स इन क्यों और कैसे वाले सवालों को क्लासरूम में लेकर जाते हैं तो स्टूडेंट सिर्फ रट्टा नहीं मारते बल्कि वो एक अच्छे क्लिनिकल प्रोफेशनल बनते हैं। सही कहा। एक अच्छी थ्योरी तभी अपना असर दिखाती है जब उसके पीछे की प्रैक्टिकल वजह साफ हो। इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले सोर्स मटेरियल की इन सब बातों ने मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ा है जो मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। जब एक फ्लेबोटमिस्ट की एक छोटी सी गलती जैसे टूनिकेट को कुछ सेकंड ज्यादा बांधे रखना या ट्यूब को धीरे से मिक्स करने के बजाय जोर से हिला देना किसी मरीज की पूरी मेडिकल रिपोर्ट और उसके आगे के इलाज की दिशा को पूरी तरह से बदल सकती है, तो क्या हमारी मेडिकल ट्रेनिंग में सिर्फ किताबों को रटने से ज्यादा हाथों की इस बारीक कला, फोकस और सटीकता को अहमियत नहीं मिलनी चाहिए? किसी भी बीमारी को पकड़ने की नींव इसी पहले कदम पर टिकी होती है। इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा यानी